हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के राजनीतिक विज्ञान का द्वितीय अध्याय संघवाद का भाग एक देखेंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि संघवाद क्या है। जब आप संघवाद को समझेंगे तभी हम उसे अच्छे से इस मीनिंग को समझ पाना बहुत आवश्यक हो जाता है कि वास्तव में संघवाद होता क्या है। बहुत सिंपल सेंटेंस में बोलूं बच्चों, तो किसी भी देश का जो संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया हुआ है देश, वहां पे शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक स्तरों की जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होता है, अगर उसमें बटा हुआ है तो उसे हम संघवाद कह सकते हैं। संघीय शासन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें शक्तियों को बांटा जाता है उसके विभिन्न स्तरों पर। जैसे कि अगर हम भारत की बात करते हैं तो आपको पता है कि भारत में केंद्रीय सरकार है और उसके बाद जो है राज्य सरकार होती है, और तीसरी भी आज स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट है हमारे यहाँ, लेकिन मुख्य रूप से दो भागों में ये बटी हुई है। तो बहुत सारे देशों में, जरूरी नहीं कि हर देशों में जो है वह केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार हो, कहीं पर प्रांतीय सरकारें होती हैं, कहीं पर तीसरी सरकार सामुदायिक सरकार होती है। तो इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में डिवीजन होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बस ये समझना है कि ऐसी देश जहां पे शक्तियों का विभाजन दो या दो से अधिक स्तर की सरकार के मध्य होता है, उसे ही हम संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसके विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। तो केंद्रीय संघीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, इसमें एक सबसे पहले एक ऊपरी जो होता है सरकार होती है जो पूरे देश को संचालित करती है। आप जानते हैं जैसे कि केंद्र सरकार होती है जिसके कि सारे राष्ट्रीय महत्व के जो भी विषय होते हैं वो किसके पास होते हैं, केंद्र सरकार के पास होते हैं। चाहे वह रेलवे हो गया, आपके फॉरेन हो गए, डिफेंस हो गया, रक्षा विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, रेलवे हो गया, तो ये सारी चीजों को कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है। इसके बाद जो है फिर आपके आते हैं राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के भी अपने कुछ विषय होते हैं, वो पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, हॉस्पिटल, तो ये सारी चीजें जो है वो राज्य सरकार के अधीन ये विषय आते हैं। तो इस प्रकार से शक्तियों का दोनों में विभाजन होता है और इसे ही हम संघवाद या संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं, जिसमें कि केंद्र सरकार अलग कार्य करती है, राज्य सरकार अलग कार्य करती है और उनके बीच शक्तियों का बंटवारा होता है और वो दोनों ही इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र होकर कार्य करती है, कोई किसी पर आश्रित नहीं होती है। तो इस व्यवस्था को क्या कहा गया है, संघीय शासन व्यवस्था कहा गया है। आमतौर पर संघीय शासन व्यवस्था में दो स्तर पर सरकार होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसमें राष्ट्रीय विषय के महत्व होते हैं। एक सरकार कौन होती है, एक सरकार है जो कि केंद्रीय सरकार होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ये पूरे देश की सरकार होती है, मतलब कि पूरे देश में देश के जो राज्य हैं उसमें भी ये सरकार के जो कानून है वही लागू होते हैं। और इसके पास राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, मतलब ऐसे विषय जो कि पूरे राष्ट्र के लिए महत्व के हो, जैसे कि आपका डिफेंस है, आपका रक्षा विभाग है, वित्त विभाग है, उसके अलावा आपका रेलवे है। तो ये सारे विषय जो है वो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। तो ये किसके अंडर में होते हैं, ये सारे विषय केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। फिर क्या होता है, फिर या तो राज्य सरकार होती है या प्रांत सरकार होती है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ कौन सी सरकार होती है, यहाँ राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, जो शासन के दैनंदिन कामकाज को देखती है। तो जो दैनिक कामकाज है उनको देखती है, जैसे कि उसके अंतर्गत कौन से विषय आते हैं, भाई पुलिस आता है, हेल्थ आता है, हॉस्पिटल आता है, डिस्पेंसरी है। तो ऐसे बहुत सारे जो विषय होते हैं वो कौन देखती है, जो कि राज्य से रिलेटेड होते हैं, वो राज्य सरकारों के अधीन होते हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती है। मतलब दोनों ही जो सरकारें हैं वो एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती है, दोनों के अलग अलग विषय है, उन विषयों पर वो अपने निर्णय ले सकती हैं और स्वतंत्रता पूर्वक जो है वह कार्य करती है, बिना कोई डिपेंडेंसी हुए, बिना किसी आश्रित के। अगर आप यहाँ पे देखिए तो देखिए दो तरीके के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। एक हो गया संघीय राजनीतिक व्यवस्था में आप कुछ जगह को देख सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, फिर रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है। तो यहाँ पे सभी जो जगह है वहां पे क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है।
और संघीय शासन व्यवस्था किस तरीके से गठित होती है मैं आपको आगे ये भी समझाऊंगी। संघीय शासन जो व्यवस्था होती है उसकी गठित जैसे वो होती है तो उसमें क्या होता है, दो प्रकार की होती है। अगर हम बात करते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था कितनी होती है, तो एक शासन व्यवस्था को अगर हम समझते हैं तो हम बोल सकते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक जो है वो उसकी उल्टा होती है, उसकी उलट होती है। कैसे? अब आपको सबसे पहले आएगा, जब हम किसी भी शासन व्यवस्था को पढ़ते हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है बच्चों कि दो तरीके की शासन व्यवस्था होती है। एक होता है एकात्मक शासन व्यवस्था और दूसरी होती है संघीय शासन व्यवस्था। एकात्मक शासन व्यवस्था से हम क्या समझते हैं? एकात्मक शासन व्यवस्था जो होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां उसके अधीन होकर काम करती है। मतलब कि ऐसे देश जहां पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है और एक गवर्नमेंट होती है, उसमें किसी प्रकार का कोई डिवीजन नहीं होता है, तो उसे हम एकात्मक शासन व्यवस्था कहेंगे। और अगर उसकी कोई डिवीजन होता भी है, उसका कोई विभाग होता भी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कोई यूनिट्स, उसकी जो इकाइयां होंगी वो काम करेगी ताकि अच्छे से शासन चल सके। लेकिन पूरी का पूरा जो शासन व्यवस्था होगी वो किसके हाथ में? वो पूरा का पूरा केंद्रीय मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। केंद्रीय शासन जो है वो उसी के हाथ में रहेगा, सत्ता। तो ये हो गई आपकी एकात्मक शासन व्यवस्था। अब आप बच्चों, अब अगर आपने राजनीतिक विज्ञान का प्रथम अध्याय पढ़ा है सत्ता की साझेदारी, तो आपको ये याद आ गया होगा कि श्रीलंका ने किस तरीके की शासन व्यवस्था को अपनाया था। श्रीलंका ने बिल्कुल एकात्मक शासन व्यवस्था को ही अपनाया था और आगे जाके देखा था हमने कि उसके कारण जो है वहां बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था। अब हम देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है। संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और प्रांतीय सरकार या फिर स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश नहीं दे सकती है। संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती है जिसमें कि सत्ता का विभाजन दो या दो से अधिक सरकारों के मध्य होता है। जैसे कि अगर हम प्रथम अध्याय को याद करें तो बेल्जियम ने किस तरीके से अपने जब उन्होंने संविधान बनाया था तो उसमें बहुत सारे उन्होंने संशोधन किए थे इस बात के लिए कि किस तरह से जो है शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय शासन व्यवस्था के साथ साथ प्रांतीय शासन और सामुदायिक शासन व्यवस्था को भी उन्होंने जोड़ा था। तो सामुदायिक सरकार भी बनाई थी, प्रांतीय सरकार भी बनाई थी और केंद्रीय सरकार भी थी। तो ये जो बेल्जियम ने जो है जिस तरीके का जो अपनाया था व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था, उसे हम बोलेंगे कि उन्होंने संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया था। राज्य सरकारें जो होती हैं उनके पास अपनी शक्ति होती है और उसके लिए वह केंद्र सरकार को जवाबदेह नहीं होती है। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह होती हैं, मतलब दोनों ही स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। केंद्र सरकार जो है वो ना तो राज्य सरकार के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करता है और ना ही राज्य सरकार केंद्र सरकार के मामले में हस्तक्षेप करती है। तो दोनों ही अपने अपने स्तर पर जो लोगों की जो भी जो जवाबदेह होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है, वो दोनों सरकार अपने अपने स्तरों पर अपने तरीके से कार्य करती है। संघीय व्यवस्था की अब कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहली बात आती है, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। बिल्कुल है, संघीय शासन व्यवस्था आप बच्चों, मुझे लगता है अभी तक आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि संघीय शासन व्यवस्था का मतलब ही है जहां पे सरकारें दो या दो से अधिक स्तर वाली होती है। अगर हम भारत की बात करें तो कौन कौन सी सरकारें होती है? केंद्रीय सरकार है, राज्य सरकार है और इसके अलावा स्थानीय सरकारें भी होती है। दूसरी बात होती है, अलग अलग स्तरों की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। इसका क्या मतलब है? देखो क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए आज हम अगर यूपी का उदाहरण लें, उत्तर प्रदेश का या बिहार का लें, तो बिहार के लिए राज्य सरकार जो है वो जो कार्य कर रही है वो नागरिक मतलब उन लोगों पे शासन कर रही है जो बिहार के रहने वाले हैं, यूपी के रहने वाले हैं। तो राज्य सरकार तो वहां पे शासन कर ही रही है, लेकिन केंद्र सरकार भी तो उन्हीं पे ही शासन कर रही है। केंद्र सरकार के लिए वो लोग बदल तो नहीं गए ना। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। तो राज्य सरकार जो है वो भी उत्तर प्रदेश की जो लोग हैं उन पे शासन कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार भी वही उन्हीं जो है उन लोगों पर भी शासन कर रही है। तो इस पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। भारत का नागरिक होने के नाते उनके जो भी
जो भी उनके कार्य होंगे, जो भी उनके कर्तव्य होंगे, जो उनका अधिकार होगा वो केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगा। और राज्य का जो है, जब वो राज्य के नागरिक है तो उसके अंतर्गत जो है वो क्या होगा, वो राज्य सरकार के अधीन उनका कर्तव्य क्षेत्र आएगा। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर की सरकार एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कितने विषय जो है वो कौन से केंद्र सरकार के पास कितने विषय हैं, कितने विषय ऐसे हैं जो कि राज्य सरकार के पास है, और कुछ ऐसे भी विषय होते हैं जो कि दोनों के मतलब जैसे कि हम समवर्ती सूची में रखते हैं, जो कि हम आगे आगे पढ़ेंगे। तो इस तरीके से विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित है, इसीलिए कोई भी जो है सरकार जो है हर स्तर के अस्तित्व और उसके अधिकार की गारंटी और सुरक्षा भी प्रदान की जाती है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती, ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकार की सहमति से ही हो सकते हैं। अगर कोई मौलिक प्रावधान है, ठीक है, जैसे कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं और अगर कुछ ऐसे मौलिक प्रावधान होते हैं तो उससे जो है अगर वो संविधान में है तो वो कोई भी केंद्र सरकार अगर चाहे तो उसे अकेले नहीं बदल सकती है, राज्य सरकार चाहे तो उसे अकेले नहीं बदल सकती है। अगर ऐसे किसी चीज में अगर कोई बदलाव होना है तो दोनों स्तर की सरकार की जो है हमें सहमति आवश्यक होती है। अदालतों और संविधान के विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक भूमिका निभाता है। तो अगर मान लीजिए दोनों में कोई भी चीज को लेकर, किसी भी एक सब्जेक्ट को लेकर अगर कोई इश्यू होता है, कोई विवाद होता है, तो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होती है, वो डिसीजन लेगी। वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकार के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित है। जो वित्तीय स्वायत्तता होती है उसको भी निश्चित करने के लिए सरकार के जो राजस्व होते हैं उनके लिए भी अलग अलग स्रोत जो है वहां पे उसको निश्चित किया गया है कि दोनों के लिए अलग अलग सोर्स है रेवेन्यू के। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था दो उद्देश्य के साथ जो है वह कार्य करती है। देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, और इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। पहला तो है कि देश की एकता और उसकी सुरक्षा को बढ़ावा देती है, और दूसरे साथ साथ जिस प्रकार से इसमें राज्य सरकारें भी जो अपने स्तर पर जब काम करती है तो बहुत सारी जो क्षेत्रीय विविधताएं होती है उनका भी सम्मान होता है। तो इस तरीके से संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे लाभ होते हैं। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्या चीजें हैं? विभिन्न स्तरों की सरकार के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और उनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये चीज है कि विभिन्न स्तरों की जो सरकार है, जो दोनों सरकार है या फिर तीन स्तर पर भी अगर वो कार्य करती है, तो उनके बीच जो है सत्ता के बंटवारे के नियम जो है उस पर पूर्ण रूप से सहमति होनी चाहिए। सभी सरकार को एक दूसरे पर जो होता है सहमति और भरोसे की नीति पर चलना चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि वह अपने अपने जो भी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही कार्य करे और उसको वो माने। केंद्र और विभिन्न राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में अलग अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हर देश में अलग अलग होता है। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीकों से गठित होती है। अब पहले हम ये देखते हैं कि किस तरीके से जो है संघीय शासन व्यवस्थाएं गठित होती है। तो पहला तरीका है दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। तो पहला तरीका ये होता है कि या तो जो बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्री है वो क्या होती है, वो देश आपस में मिल जाते हैं और अपने आप को जो होता है एक बड़ी इकाई जो है वो अपने आप को बना ली। अब इसमें क्या आएंगे, इसमें आपका यूएसए आ सकता है, ऑस्ट्रेलिया आ सकता है, स्विट्जरलैंड है। ये सारे देश ने क्या किया है, ये आपस में अपने आप को जो होता है यूनाइट कर लिए। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं,
अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता जो है वह अख्तियार करते हैं। 7 आकर संघ बनाने के उदाहरण मैंने आपको बताए, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह है। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वह केंद्र से ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो यहाँ पे जो है जो स्टेट होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है किससे? सेंटर से। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्रीय सरकार है, उससे ज्यादा ताकतवर यहाँ पे प्रांतीय राज्य की सरकारें होती है। अब दूसरा किस तरीके से गठित होता है संघीय शासन व्यवस्था, ये देख लेते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा कर देना। जैसे कि कौन है? जैसा कि भारत है, स्पेन है, बेल्जियम है। हमारे यहाँ क्या किया है कि पूरा एक देश तो है, एक राष्ट्र तो है, केंद्र तो है, पर यहाँ पे बहुत सारे राज्य हैं, क्योंकि भारत आप जानते हैं बहुत सारी यहाँ पे डाइवर्सिटी, बहुत ज्यादा विविधता है, तो बहुत सारे राज्य हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि एक संघीय, एक केंद्रीय सरकार और फिर जो है उसके नीचे राज्य सरकार होती है। भारत, बेल्जियम, स्पेन इसके उदाहरण मैंने आपको बताया। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में सरकारों के मतलब राज्यों में क्या होता है, केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है। अगर इस तरीके से देखें कि जहां पे इस तरीके की संघीय व्यवस्था का गठन होता है जैसे भारत में, तो वहां पे क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होती है स्टेट गवर्नमेंट की अपेक्षा। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि वैसे तो राज्य सरकार को समान अधिकार दिए जाते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि कुछ ऐसे राज्य भी होते हैं जिनको विशेष अधिकार प्रदान किए जाते हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज सबसे पहले बच्चों हमने ये समझा कि संघीय शासन व्यवस्था क्या होती है, जहां पे भी शक्तियों का बंटवारा विभिन्न 2 या 2 से अधिक सरकारों के मध्य होता है, उसे हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। फिर हमने देखा कि संघीय व्यवस्था कैसे गठित होती है और संघीय व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है। इन सभी बातों को आज हमने समझने का प्रयास किया।